अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन क्लास 8 कंप्यूटर। क्लास 8 की कंप्यूटर हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको हम इसका सिलेबस दिखा देते हैं, PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। तो कंटेंट ओपन कर लिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको PA2 का सिलेबस बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बताया था PA2 में आपके 2 चैप्टर आएंगे बच्चों। कितने चैप्टर बताए थे हमने? 2 चैप्टर बताए थे। कौन कौन से? चैप्टर 8 और चैप्टर 9। हमने बताया था आपको 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, जिसमें से हमने फिर चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था ये 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हमने इसमें से पार्ट 7 पिछली बार कंप्लीट किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये टोटल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 7 हमने इससे पहले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में पढ़ाया था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 8। इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और बाकी हमारी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग HTML। पेज नंबर 63 है, तो पहले पेज नंबर 63 ओपन कर लिया आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 ओपन करिए स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिए, हमने आपको कैसे बताया था, यहाँ पर कि पार्ट 7 लिख लिए, फिर डेट बताया था। इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स पार्ट 7 में कंप्लीट किए थे, कवर किए थे। उसके बाद हमने ये सब बॉडी एलिमेंट अलाइनमेंट टैग्स, पैराग्राफ, ये सब हमने इसमें कंप्लीट किया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पर आइए। हमने यहाँ पर आपको कहा था, हमने क्रिएट लाइन ब्रेक्स वाला टॉपिक आपका पूरा पढ़ाया था। ठीक है, लाइन ब्रेक्स टॉपिक ये जो था, ये वाला हमने पार्ट 7 यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। फिर आपको कहा था बच्चों कि यहाँ पर आप भी लिख लिए पार्ट नंबर 7 कंप्लीटेड, और यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 8 स्टार्टेड। तो हमारा यहाँ पर पार्ट 8 स्टार्ट होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्टार्ट कहाँ से? फॉन्ट टैग से। फॉन्ट टैग से हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। और पार्ट नंबर 7 हमारा यहाँ कंप्लीट था। आज जो हम पार्ट नंबर 8 पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? पार्ट नंबर 8। यहाँ तक हम ऑलरेडी पीछे पहले चैप्टर जो हमारा ये था, यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 में। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पिछली बार लिखवा दिया था। चलिए, फॉन्ट टैग क्या होता है बच्चों? अब यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले फॉन्ट टैग क्या होता है? फॉन्ट टैग, अब ये क्या होता है? द फॉन्ट टैग इज़, आपको तो पता ही होगा, टैग, एलिमेंट, ये सब आपको तो पता होगा टैग किसे कहते हैं, पिछली बार हमने एक्सप्लेन किया था। तो फॉन्ट टैग क्या होता है? ये फॉन्ट टैग इज़ यूटिलाइज टू ऐड साइज, स्टाइल एंड कलर टू द टेक्स्ट ऑन योर साइट। क्या करना है बच्चों, मतलब क्या करता है फॉन्ट टैग जो होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? फॉन्ट भी एक बच्चों टैग होता है। इसका ये किस लिए इस्तेमाल किया था? इज़ यूटिलाइज टू ऐड साइज, स्टाइल एंड कलर टू द टेक्स्ट ऑन योर साइट। किस लिए बच्चों फॉन्ट टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप साइज़ ऐड कर सकें, स्टाइल ऐड कर सकें या कलर ऐड कर सकें अपने टेक्स्ट पे। जो आपकी साइट है, जो आप अपने HTML की साइट बना रहे हैं, जो HTML पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हैं, उस पर अगर आप फॉन्ट टैग यूज़ करते हैं तो फॉन्ट टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है उस टेक्स्ट का, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकें या उसका स्टाइल बदल सकें। स्टाइल हमें कैसा रखना है? कर्सिव में होना चाहिए। जैसे भी अलग अलग आपने देखा होगा, इटैलिक, बोल्ड, तो आपने ये सुना होगा कभी इटैलिक होता है तो थोड़ा वर्ड, जैसे ये सीधे वर्ड हैं तो ऐसे झुके हुए होते हैं वर्ड। जैसे ये CALLAD, ऐसे सारे वर्ड ऐसे हैं तो उसके CALLAD ऐसे थोड़े कर्व होते हैं, टिल्ट होते हैं, झुके हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं इटैलिक। बोल्ड होता है हमारा सब कुछ बोल्ड आता है। ठीक है, बोल्ड मतलब सब कुछ हमारा कैपिटल लेटर में आता है। तो इस तरह से हम जो है साइज़ और उसके कलर को, ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के साइज़ को, कलर को और स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसकी मदद से? फॉन्ट टैग की मदद से। यू मे यूज़ आ बेस फॉन्ट टैग टू सेट ऑल ऑफ योर टेक्स्ट टू द सेम फेस एंड कलर। ये कह रहे हैं अगर आप बेस फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे, ये कह रहे हैं अगर आप जो है बेस फॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं बच्चों, किस लिए? टू सेट ऑल ऑफ योर टेक्स्ट टू द सेम फेस एंड कलर, कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो सेम फेस और सेम कलर का हो। उसके लिए आपको सिंपल बेस फॉन्ट यूज़ करना है। और अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, उसमें हम अपने हिसाब से चॉइस देंगे कि रेड कलर, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, ये सारा हम अपने चॉइस से वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पर क्या है? द फॉन्ट टैग कंटेन 3 एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से बच्चों?
यहाँ पर लिखा है ना, ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए द फॉन्ट टैग कंटेन्स 3 एट्रीब्यूट्स कॉल्ड कलर, साइज एंड फेस। बच्चों ये जो अंदर लिखते हैं हम कलर, साइज, फेस, ये सब हमारा एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ये 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट के अंदर। जो हमारा फॉन्ट टैग है, हम जो फॉन्ट टैग यूज़ करने जा रहे हैं, जिसका हम यूज़ बताने चाह रहे हैं आपको बच्चों, इसका जो है 3 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होते हैं। 3 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, मतलब 3 तरह की चेंजेस कर सकते हैं हम इसके अंदर। 3 तरह के फॉन्ट को यूज़ करें, 3 तरह के हम ये कह सकते हैं हम बदलाव ला सकते हैं अपने किसके अंदर, जो हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, जो हम HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उस क्या क्या, जैसे कि कलर बदलना है, हमें कलर चेंज कर सकते हैं, या साइज़ है या फेस है हमारे टेक्स्ट का। टू कस्टमाइज योर फॉन्ट, अपने जो फॉन्ट है उसे कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास 3 टैग हैं, हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं फॉन्ट टैग के अंदर। टू अल्टर एनी ऑफ द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स एट एनी टाइम विद इन योर पेज, ये कह रहे हैं अगर आप कोई सा भी एट्रीब्यूट्स किसी भी टाइम अपने पेज में, क्या, टू अल्टर एनी ऑफ द फॉन्ट एट्रीब्यूट, कोई भी फॉन्ट एट्रीब्यूट अगर अल्टर करना चाह रहे हैं आप एट एनी टाइम विद इन योर पेज, अपने पेज के अंदर किसी भी वक्त अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करना चाह रहे हैं उसके अंदर, ओनली यूज़ द फॉन्ट टैग। तो आपको बच्चों क्या करना है, सिंपल ही बस फॉन्ट टैग यूज़ करनी है। आपको अगर लग रहा है हमारा ब्लू कलर का है तो हमें रेड करना है तो हम रेड कलर यूज़ कर लेंगे, तो फॉन्ट टैग ही यूज़ करना है। अगर हमें कोई भी चेंजेस लाना है साइज़ में या उसके कलर में या उसके स्टाइल में, तो हमें क्या यूज़ करना है, सिंपल फॉन्ट टैग यूज़ करना है। द टेक्स्ट दैट फॉलोज विल रिमेन अल्टर्ड, और ये कह रहे हैं जो टेक्स्ट जो आप फॉलोज हो रहा होगा वो रिमेन अल्टर्ड, मतलब वो चेंज होता जा रहा होगा, चेंज रहेगा। रिमेन अल्टर्ड मतलब बदला ही रहेगा, अल्टर मतलब जो हमने उसमें चेंजेस कर दिए वो वैसा ही रहेगा। अनटिल यू क्लोज विद द फॉन्ट टैग, कब तक, जब तक आप उसे फॉन्ट टैग से क्लोज नहीं कर देते बच्चों। अगर जैसे कि आपने फॉन्ट टैग से क्लोज नहीं किया है तो वो चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगी। मतलब मैं सिंपली कहूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1, इन्होंने फॉन्ट साइज़ 1 लिया है बच्चों, तो फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1, क्या, फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 क्लोज क्या किया इन्होंने, क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 लिख के इन्होंने फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने बता दिया कितना साइज़ चाहिए, उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, क्लोज नहीं किया अगर, तो फॉन्ट साइज़ जो 1 सेलेक्ट किया है वो नहीं होगा, ठीक है, फॉन्ट साइज़ जो 1 सेलेक्ट किया है वो नहीं सिलेक्ट होगा, इसलिए इसे क्लोज करना भी पड़ता है। यू में अल्टर एनी और ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स एट द वन टाइम, ये कह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं एनी और ऑल ऑफ द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, जो आपके फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट्स एक ही बार आप उसे 1 टाइम क्या कर सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं। बाई इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द नीडेड अल्टरेशन विद इन द 1 फॉन्ट टैग, क्या करके, सारी जो नीडेड अल्टरेशन है जो आप उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं एक ही बार में एक ही फॉन्ट टैग के अंदर आप उसे कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ क्या होता है, अभी हमने फॉन्ट टैग पढ़ लिया, अब फॉन्ट साइज़ क्या है। यू में सेट द साइज़ ऑफ योर फॉन्ट विद साइज़ एट्रीब्यूट, ये कह रहे हैं बच्चों आप साइज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करके फॉन्ट का साइज़ भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा लिखना है, अगर आपने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, कुछ भी लाइन लिखी है, तो आप चाह रहे हैं ये वाली लाइन बड़ी आए, ये वाली लाइन छोटी आए, तो आप किस हिसाब से, इस हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से इसकी मदद से आप उसे क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसे आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। द रेंज ऑफ रिसीव वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 स्मॉलेस्ट टू 7 बिगेस्ट, और बच्चों इसकी जो फॉन्ट साइज़ होता है वो 1 से लेकर 7 होता है। 7 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ होगा, और अगर हम फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, फिर 4, 5, 6 और 7 अगर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 7 लेंगे तो बच्चों वो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ आएगा, सबसे बड़ा जो वर्ड लिखा हुआ आएगा, हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आएगा, जो भी हमने लिखा है वहाँ पर फॉन्ट हमारा जो भी है वो लिखा हुआ जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 1 स्मॉलेस्ट जो है हमारा टू 7 बिगेस्ट, द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ अ फॉन्ट इज़ 3, और जो फॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ उसका होता है नॉर्मली, जो बिना साइज़ हम मतलब बिना उसमें साइज़ हम दिए बिना साइज़ को लिखे अगर हम जो नॉर्मली साइज़ लेते हैं बच्चों वो 3 होता है, जो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट साइज़ वो 3 होता है, और हमारे सेट करने के बाद वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है या बढ़ता है। अगर हम 3 से 2 लेते हैं तो और छोटा हो जाता है, 2 से 1 लेते हैं तो और छोटा होता है, मगर नॉर्मली जो उसके अंदर होता है वो 3 होता है। 3 के आगे पीछे करते हैं तो छोटा बड़ा साइज़ होने लगता है। यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल दिए, देखिए HTML, फिर बॉडी, पहले HTML ओपन किया, उसके बाद बॉडी ओपन किया, बॉडी ओपन करने के बाद फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लिख रखा है, देखिए फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 ओपन किया इसे, फिर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 1 लिख के यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर फॉन्ट क्लोज कर दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट क्लोज कर दिया, फिर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 2, फिर फॉन्ट साइज़ क्या किया इन्होंने यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसे भी
2 बताया फ़ॉन्ट, फिर यहाँ पर इसे भी क्लोज़ कर दिया। इसी तरह से ये सारा पूरा हमारा 1 2 3 4 दिया हुआ है, और वही जो है इसी हिसाब से 7वें नंबर पे फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू, फ़ॉन्ट साइज़ जो लिखाएगा वो बहुत बड़ा लिखाएगा, 7 मतलब 7 साइज़ का, जो सबसे बड़ा मन आता है। फिर बॉडी क्लोज़ कर दो, उसके बाद HTML भी क्लोज़ कर दो। इसके बीच में आपको पैराग्राफ और आपको अंडरलाइन करना है, अलाइन करना है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन भी मैंने पीछे बताया था। अभी फिर कलर का भी आएगा कि कलर भी लगा सकते हैं हम, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट फेस है, आपका फेस कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें भी हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। दिस विल जनरेट द फॉलोइंग वेयर इज़ द डिज़ाइन ऑफ आउटपुट। और ये कह रहे हैं ये वहाँ पर जनरेट होगा जहाँ पर आपका जो डिज़ाइन होगा, आउटपुट जो दिखाई देगा वहाँ पर, उस तरीके से वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखा है साइज़ इक्वल टू 6, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 6, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखिए सबके साइज़ कितने फ़र्क हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इतना बड़ा होता है, फ़ॉन्ट साइज़ 6 इतना छोटा इतना होता है, 5 इतना होता है, 4 इतना होता है, 3 इतना होता है, 2 और छोटा, और फ़ॉन्ट साइज़ 1 तो बहुत ही छोटा हो गया। तो ये सबसे छोटा 1 होता है, सबसे बड़ा 7 होता है। इस तरीके से साइज़ में डिफरेंस होता है। अगर हम साइज़ 7 यूज़ करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट है हमने जो लिख रखा है वो इस हिसाब से इतना बड़ा लिखा हुआ आता है। अब अपने कंप्यूटर में तो अलग लगेगा, ये छोटी सी पिक्चर है तो इसमें हमें सही से समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 69 पर। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट फेस। अब ये फ़ॉन्ट फेस क्या होता है? यू मे सेट एनी फ़ॉन्ट यू लाइक यूजिंग फेस एट्रीब्यूट। ये कह रहे हैं आप जो है कोई भी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। क्या यूज़ करके? फेस एट्रीब्यूट को यूज़ करके। क्या? फेस एट्रीब्यूट को यूज़ करके बच्चों आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बट रिमेन अलर्ट दैट इफ़ द यूज़र सीइंग द पेज डजेंट हैव द फॉन्ट इंस्टॉल्ड दे विल नॉट बी एबल टू व्यू इट। ये कह रहे हैं मगर एक बात याद रखना, अगर यूज़र कोई जो उसे देख रहा है, क्या? बट रिमेन अलर्ट दैट, मगर आपको ये एक ध्यान में बात होनी चाहिए कि अगर इफ़ द यूज़र सीइंग द पेज डजेंट हैव द फॉन्ट इंस्टॉल्ड, अगर कोई यूज़र वो पेज देख रहा है जिसका वो फॉन्ट इंस्टॉल्ड ही ना हो, उसके अंदर वो फॉन्ट मौजूद ही ना हो, दे विल नॉट बी एबल टू व्यू इट, तो वो उस लायक नहीं हो पाएगा, मतलब वो इस काबिल नहीं बन पाएगा कि वो उसे देख पाए। जब उसके अंदर वो चीज़ें हैं नहीं, मौजूद नहीं है, वो फ़ॉन्ट स्टाइल, वो फ़ॉन्ट फेस मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो है उस तरीके से वो रिज़ल्ट निकल के नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। रादर दे विल डिफ़ॉल्ट टू टाइम्स न्यू रोमन ऑफ योर फॉन्ट विथ साइज एट्रीब्यूट, या तो फिर ये कह रहे हैं रादर दे विल डिफ़ॉल्ट टू टाइम्स न्यू रोमन, न्यू रोमन्स में जो है डिफ़ॉल्ट टू टाइम हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा न्यू रोमन में, ऑफ योर फॉन्ट विथ साइज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट से। जैसे यहाँ पर है फॉलोइंग आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइंग वेरियस फॉन्ट फेस। देखिए बच्चों फॉन्ट क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर HTML पहले हमने ओपन किया, बॉडी ओपन की, फॉन्ट फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना टाइम्स न्यू रोमन इन्होंने सेलेक्ट किया, अभी हमने यहाँ पर बताया तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि सिंपल यहाँ पर बताया जा रहा है अब कि एक लिया फॉन्ट फेस ओपन कर रहे हैं, देखिए उसके अंदर ये डबल वाले जो कॉमा है ये लगाना ज़रूरी होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, इसके बाद कॉमा, साइज़ इक्वल टू 5, इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पर बच्चों देखो इन्होंने 5 लिया, साइज़ लिया, ये साइज़ इक्वल टू 5 टाइम्स न्यू रोमन, इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। फॉन्ट फेस इक्वल टू वर्डाना साइज़ 5 वर्डाना, उसके बाद फॉन्ट फेस, यहाँ पर फिर उन्होंने ये फॉन्ट को क्लोज कर दिया। फिर फॉन्ट फेस कॉमिक सेंस MS साइज़ इक्वल टू 5 कॉमिक सेंस MS फॉन्ट, ये द न्यू रोमन्स, वर्डाना साइज़, कॉमिक सेंस MS, ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब अलग अलग फॉन्ट हैं बच्चों। फॉन्ट फेस वाइल्ड वेस्ट साइज़ इक्वल टू 5 वाइल्ड वेस्ट, फिर यहाँ पर इन्होंने क्लोज कर दिया। फिर फॉन्ट फेस बेडरॉक वाइल्ड वेस्ट, कॉमिक सेंस, ये सब क्या है बच्चों, अभी यहाँ पर आपको देखिए रिजल्ट दिख रहा है आपको। फिर बेडरॉक इक्वल टू 5 बेडरॉक फॉन्ट बंद कर दिया, फिर बॉडी बंद, HTML बंद। देखिए टाइम्स न्यू रोमन अलग दिखा हुआ आ रहा है, और वर्डाना कॉमिक सेंस अलग है, MS वाइल्ड वेस्ट अलग है, बेडरॉक अलग है, सबका साइज़ भी अलग है ना, डिफरेंट है ना यहाँ पर चीज़ें, तो यहाँ पर बहुत फ़र्क होता है इन सब में। और वो चीज़ जो वो फ़ॉन्ट अगर आपके जैसे आपने यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ कर लिया जो आपके उसमें मौजूद ही ना हो, ठीक है, इंस्टॉल्ड ही ना हो आपके सेट में, इसमें HTML में जैसे वो काम ना कर रहा हो तो आपको वो दिखेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है बच्चों, यू मे सेट एनी फॉन्ट कलर यू प्रेफर यूटिलाइजिंग कलर एट्रीब्यूट। ये कह रहे हैं अगर जो आप जो है कलर एट्रीब्यूट को यूटिलाइज़ करके कोई भी फॉन्ट कलर चूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब उसके कुछ कोड होते हैं बच्चों, कोड लिख के यूज़ कर सकते हैं या तो फिर उसका डायरेक्ट उसका रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से नाम दे के। देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग कलर दिए हैं, उसके आगे कोड दिए हैं, तो कोड भी लिख सकते हैं इस तरह से। कोड याद रखना इतना आसान नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कलर के नाम ही याद कर लेते हैं।
यू मे स्पेसिफाई द कलर दैट यू विश बाई आइदर द कलर नेम और हेक्साडेसिमल कोड फॉर द कलर। ये कह रहे हैं आप जो है कलर जो है स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको कोई कलर चाहिए तो आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए आपको, ये कैसे लिखेंगे उसके अंदर, या तो फिर कलर नेम यूज़ करके या हेक्साडेसिमल कोड यूज़ करके उस कलर का। अब ब्लैक का हेक्साडेसिमल कोड है #000000 6 बार। रेड अगर आपने सेलेक्ट करना है आपको तो आप लिखेंगे #FF0000, उसके अंदर कोड के अंदर जहाँ पर जगह होती है, ठीक है, फॉन्ट कलर इक्वल टू जहाँ पर लिखना होगा ना वहाँ पर। फिर उसके बाद ग्रीन सेलेक्ट करना है तो आप लिखेंगे #00FF00। फिर यहाँ पर पर्पल है, यहाँ पर क्या है #0000FF। तो ये आपको याद रखना इतना मुश्किल है बच्चों, याद नहीं होते हैं, वैसे याद होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोड, मगर हर चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो इसलिए हम जो है सिंपली क्या करते हैं नाम यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिए बच्चों यहाँ पर देखिए, फ़ॉन्ट कलर इन्होंने सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, जो हम फ़ॉन्ट का कलर है वो क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू यहाँ पर डबल कॉमा, फिर उसके बाद #FF00FF। तो बच्चों ये किसका है FF00FF, यहाँ पर देखिए ये पिंक कलर है FF00। तो ये क्या है, दिस टेक्स्ट इज़ हेक्स कलर, ये क्या है, ये हेक्स कलर में है ये टेक्स्ट, क्या हेक्साडेसिमल का कोड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए FF00FF ऐसे लिख के उसके बाद इन्होंने फॉन्ट बंद कर दिया डायरेक्ट। फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड ले लिया, दिस टेक्स्ट इज़ रेड फॉन्ट, फिर यहाँ पर बंद कर दिया, डायरेक्ट इन्होंने रेड लिख दिया है। वरना अगर रेड लिखने की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, यहाँ पर लिख सकता था मैं #FF0000, ये रहा ना रेड वाला, तो मैं ये कोड भी यूज़ कर सकता हूँ बच्चों और डायरेक्ट नाम भी यूज़ कर सकता हूँ। दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब इसका फॉलोइंग आउटपुट्स क्या है आगे दिया है शायद, यहाँ पर देखिए पहला वाला दिस टेक्स्ट इस हेक्सा कलर FF00FF। बच्चों देखियो ये कैसे आया, हमारा पिंक कलर में आया, कैसा नज़र आ रहा है आपको, ये पिंक कलर में नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट वाला जो हमने रेड यूज़ करा था, देखिए यहाँ पर रेड है, आप अपनी बुक में देखिए बच्चों, ये बुक में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, मेरे इसमें इतना साफ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, बैकग्राउंड कलर। क्या बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर में क्या होता है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर, इट सेट्स द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। बच्चों जैसे कि अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है, इसके पीछे का ये जो हमारा पूरा वाइट है, इसका कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर। देयर आर 3 मेन कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। टू स्पेसिफाई अदर कलर्स यू सिंपली हैव टू गिव द नेम ऑफ द कलर। ये कह रहे हैं जो 3 मेन कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 मेन कलर होते हैं हमारे, एक रेड, एक ब्लू और ग्रीन। टू स्पेसिफाई अदर कलर्स, अगर आपको कोई दूसरा कलर स्पेसिफाई करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू गिव द नेम ऑफ द कलर। उस कलर का आपको सिंपली नाम देना है बच्चों, क्या देना है, सिंपली उस कलर का नाम देना है। अगर आपको रेड, ब्लू, ग्रीन ये कलर के अलावा दूसरे नाम सेलेक्ट करने हैं, दूसरा पर्पल, वायलेट, इंडिगो, येलो, तो आप उसका नाम लिख दिए। सिंटेक्स, अब इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले आप लिखेंगे बॉडी बीजी कलर, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू, उसके बाद ये डबल कॉमा, उसके बाद कलर नेम। कलर नेम अगर लिखना होता है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेड, जैसे यहाँ पर दिया है रेड। हेक्स नंबर लिखना है तो उसका वही है, उसका कोड लिखना पड़ता है, तो जैसे रेड का यहाँ पर है या #FF0000, ठीक है। और एक होता है हमारा RGB नंबर, तो RGB नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है RGB 2550,0,0। तो ये सबको याद नहीं रहते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लिखते हैं रेड, येलो, ब्लू। तो मैं तो कलर नेम यूज़ करूँगा यहाँ पर, हेक्स नंबर भी नहीं यूज़ करूँगा। अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं तो हेक्स नंबर भी यूज़ नहीं करूँगा, ना RGB नंबर यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रेड का हेक्स नंबर क्या है, ठीक है, ना मुझे ये पता है कि ब्लू का RG नंबर क्या है या RGB नंबर जो है रेड का क्या है, ये सब नहीं पता है मुझे। कलर पता है बस, एक रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है, डायरेक्ट मैं रेड लिखूँगा। मैं क्यों करूँगा इतना, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, क्या करूँगा मैं, पहले लिखूँगा ब्लू, उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लिखा बैकग्राउंड बीजी कलर, उसके बाद इक्वल टू कलर, उसके बाद नेम, ऐसे यहाँ पर फिर जो नाम होगा रेड लिख के उसे क्लोज कर दूंगा बस। उसके बाद ये एट्रीब्यूट वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक हमारी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखी है कि हम बीजी कलर को कैसे, यानी बैकग्राउंड कलर को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। पहला है HTML, मतलब HTML तो हम ओपन करना पड़ेगा, HTML टैग लिया, ओपन HTML टैग, उसके बाद बॉडी बीजी कलर हमने यहाँ पर लिखा #E6E6FA। अब ये पता नहीं कौन सा कलर यहाँ पर शो होगा,
तो यहाँ पर देखते हैं हम पीछे कौन सा है, E6FA इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है बच्चों, तो ये शायद RGB कोड होगा। कौन सा कोड होगा? RGB कोड होगा। तो ये सारे कोड तो बच्चों यहाँ पर दिए नहीं हैं जो हमें याद हों। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि बॉडी BG कलर इक्वल टू, यहाँ पर मैं डबल कॉमा के अंदर ब्लू भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? ब्लू यूज़ कर सकता था। मगर इन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ये जो आपको कलर थोड़ा पिंक सा, ब्लू सा, थोड़ा सा 2-3 कलर के पैटर्न आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने ये पैटर्न यूज़ किया है। यहाँ पर कलर यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर, मतलब पीछे का। देखो बच्चों, अब तक ये पूरा वाइट आ रहा था, अब ये वाइट नहीं है, थोड़ा पिंक कलर का है। ठीक है, तो इन्होंने कोड यूज़ करा यहाँ पर। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे पिंक, तो मैं यहाँ पर पिंक करता तो ये पूरा पीछे का पिंक हो जाता। फिर क्या है, हेड 1 यानी H1 यानी हेडिंग 1 हमारी जो होती है वो है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड देखिए इस तरह से लिखा है, उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है AHREF hypertext www.w3schools.com विजिट। HREF क्या है? हाइपर रेफरेंस कहते हैं बच्चों इसे। क्या होता है ये? हाइपर रेफरेंस होता है। मतलब अगर हमें कोई जो है, जैसे आपने बच्चों का भी देखा होगा, हम गूगल खोलते हैं तो वहाँ पर कोई हमारी लिंक बनी हुई आती है, कोई www.google.com www.amazon.com या फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऐसी ही हमारी साइट्स होती हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से HR रेफरेंस दिए, हाइपर रेफरेंस दिए। हम उस साइट से पहुंचना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं, विजिट w3schools.com, फिर से बंद कर दिया। यहाँ पर ये हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? एट्रीब्यूट। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया पैराग्राफ के अंदर। अब ये हमारा यहाँ पर देखिए, आपको पैराग्राफ में जो चीज़ होती है वो शो हो रही होती है। तो हमने ये एक लिंक प्रोवाइड कर दी इन्हें कि हम, जैसे अब ये W3 स्कूल्स कोई होगा, स्कूल्स से रिलेशन कोई फाइंड करनी है। जैसे हमने कहा प्रिंस पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम www.princpublicschool.com या प्रिंस या pps.com ppschool.com, जो भी हमने जिससे Gmail ID बना रखी हो, email ID बना रखी हो उससे। ठीक है, फिर यहाँ पर बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML क्लोज। टू अल्टर द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, ये कह रहे हैं अगर आपके टेक्स्ट का अपीयरेंस जो है उसे अल्टर करना है तो यहाँ पर देखिए बोल्ड में क्या है, द बी टैग विल बोल्ड द टेक्स्ट इनसाइड द टैग। ये कह रहे हैं टैग के अंदर का जिसमें आपने बोल्ड लगाया होगा, जैसे यहाँ पर P लगाया पैराग्राफ, तो ऐसे बी लगाना पड़ता है बोल्ड। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो बोल्ड जहाँ पर आपने लगाया है, B लगाया है, उसमें उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो सब बोल्ड लेटर में आएगा, यानी कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स भी यहाँ पर हो गया इटैलिक, द आई, इटैलिक के लिए हम आई टैग यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स बी था, इसका सिंटैक्स आई है। देखिए, टैग विल इटैलिसाइज द टेक्स्ट इनसाइड द टैग, इसके अंदर टैग के अंदर जो आपका टेक्स्ट होगा बच्चों वो इटैलिक लिखा हुआ आने लगेगा। क्या? इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा झुक जाता है। आपने जब इटैलिक लैंग्वेज देखेंगे तो थोड़ा, जैसे हमारे वर्ड यहाँ पर सीधे सीधे बने, वो सीधे की जगह ऐसे टेढ़े हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अंडरलाइन, यानी अगर किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है, द यू टैग विल अंडरलाइन द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट। आपने कभी देखा होगा, कभी आप जैसे हम माने कि गूगल चला रहे हैं, गूगल पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों उसके नीचे अंडरलाइन होती है। तो इस तरह से अगर आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना है उसे, वो इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन करना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन टैग यूज़ करेंगे यू, और जहाँ पर अंडरलाइन यूज़ करना है उसके बीच में यू टेक्स्ट ओपन और क्लोज के बीच में वहाँ पर कर देंगे। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स हो गया यू। इटैलिक के लिए आई, बोल्ड के लिए बी और अंडरलाइन के लिए यू। फिर पेज नंबर 71 पे आइए। यहाँ पर हेयर इज़ एन एग्जाम्पल यूजिंग BINU, ये कह रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए बच्चों जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग को यूज़ करना सिखाया है। एग्जाम्पल है HTML हेडर, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल लिखा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML, ये आपका टाइटल हो गया, जिसे आप क्लिक करके उस लिंक पे पहुँचेंगे। मतलब ये आपकी वो सबका फर्स्ट पेज पे आपको जो टाइटल नज़र आएगा वो ये होगा। उसके बाद हेड में लिखा, हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी पे आ गए, बॉडी में हमारा सेंटर आया, यानी हम सेंटर में कर रहे हैं सेंटर। उसके बाद P क्या है हमारा पैराग्राफ के अंदर हमने क्या यूज़ किया, B यूज़ किया। B क्या है हमारा, बोल्ड, जो कि बोल्ड में लिखा हुआ आएगा बच्चों। क्या लिखा हुआ आएगा, बोल्ड में लिखा आएगा। बोल्ड में क्या है, पब्लिकन पब्लिशर्स। फिर B क्लोज, उसके बाद हमारा P पैराग्राफ के अंदर आ रहा था तो P हमारा क्या हो गया, ये भी क्लोज। फिर दूसरा P हमने स्टार्ट किया, उसमें अंडरलाइन कर दिया, तो देखिए कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 to 8, उसके बाद इसे भी क्लोज कर दिया। फिर दूसरा यहाँ पर क्लोज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो इन्होंने नेक्स्ट में दिखाया यहाँ पर क्लोज करके, ये यहाँ पर होना चाहिए था।
चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, हम दोबारा पैराग्राफ ओपन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इटैलिक करेंगे। इटैलिक HTML इज़ अ कंपाइल कोड पैकेज, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसे इटैलिक कर देगा। फिर इटैलिक क्लोज, पैराग्राफ क्लोज। पैराग्राफ क्लोज के बाद हमारे बॉडी के अंदर सारी चीज़ें आ गई, ख़त्म हो गई, हमने जो जो लिखना था लिख लिया। उसके बाद बॉडी क्लोज, और लास्ट में हमारा जो HTML ओपन रह गया है उसे भी क्लोज कर दिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इस तरह से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद बच्चों ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा। बोल्ड में इस तरीके से आता है। थोड़ा बोल्ड में क्या होता है बच्चों, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल नहीं होते, मतलब मैंने वो गलती मिस्टेकली बोल दिया। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, थोड़े बोल्ड दिखते हैं, मतलब थोड़े चौड़े चौड़े दिखते हैं, ऐसा लगता है बाहर निकल के आ रहे हो थोड़े, ठीक है, बोल्ड हो जाते हैं वो। और यहाँ पर देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 to 8 कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये अंडरलाइन है, इसके नीचे लाइन है। इसके हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, इटैलिक यूज़ किया था। देखिए बच्चों यहाँ के जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टेढ़े लिखे हुए हैं, झुके हुए हैं लेफ्ट साइड ऐसे करके। ऐसे एच नहीं बनाए, ऐसे एच बनाए यूँ करके। एक एच होता है हमारा सिंपल जो ऐसे होता है, एक एच होता है हमारा, एक ये होता है, ये होते हैं इटैलिक, इस तरह से झुक जाते हैं, ठीक है, HTML इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सारे वर्ड हमारे कर्सिव में हैं, थोड़े से वर्ड्स कर्सिव नहीं बने मगर वो झुक गए उसी तरह से। नेक्स्ट आइए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। पहला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हमें बुक में ही करना है बच्चों। उसके बाद पेज नंबर 72 पर है हमारा, पेज नंबर 72 पर है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको कॉपी में करना होता है और इस बार भी कॉपी में ही करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको बुक में करना है। उसके बाद है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा ट्रू एंड फॉल्स किस में करना होता है, हमें ये बुक में करना होता है, ये भी हम बुक में करेंगे। ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों। अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि HTML करना आपको आना चाहिए। वैसे ये करना नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक मिनट जी। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है बच्चों, यानी ए क्या है हमारा, इनसाइड HTML एंड HTML टैग्स द डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। ये कह रहे हैं जो हमारा HTML ओपन और क्लोज टैग्स है बच्चों, इसके बीच में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कितने सेक्शन में, कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। तो मैंने आपको बताया था 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। शुरुआत में जब हमने HTML शुरू किया था पढ़ना, पार्ट नंबर 7 जो था हमारा इसका, मतलब इससे जो पहला वाला पार्ट था, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो उसमें आपको बताया था कि हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 सेक्शंस। तो यहाँ पर टिक कर दिए 2 पर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 पर टिक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बी है, वेब पेजेस आर नथिंग बट डैश HTML फाइल्स। ये कह रहे हैं वेब पेजेस कुछ नहीं होते, बस डैश HTML फाइल्स होती हैं। कौन सी HTML फाइल होती हैं, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो वेब पेजेस होते हैं बच्चों वो कुछ और नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, बस वो सिंपल क्या होते हैं, एक सिंपल HTML फाइल होती हैं। क्या होती हैं वो, बट सिंपल HTML फाइल्स। सिंपल तो यहाँ पर लिख लिए सिंपल, SIMPLE सिंपल, इस पर आप टिक कर दिए, ठीक है। इन्हें लिखना नहीं है, बस यहाँ पर आपको टिक कर देना है। पहले का हमारा थर्ड हो गया, मतलब ए का थर्ड हो गया। फिर बी का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सिंपल। उसके बाद सी वाला क्या है हमारा, आउटपुट of an HTML document is viewed in the dash browser। ये कह रहे हैं आउटपुट जो होता है बच्चों एक HTML डॉक्यूमेंट का, वो किस पर दिखता है, कौन से ब्राउज़र पर, इंट्रानेट ब्राउज़र पर, इंटरनेट ब्राउज़र पर, या हमारा बोथ। तो हमने बताया था जो आउटपुट नज़र आता है बच्चों वो किस पर नज़र आता है आपके, वो इंटरनेट ब्राउज़र पे आता है, ठीक है। किस पर आता है नज़र, इंटरनेट ब्राउज़र पर। तो इसका सी का हो गया ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट। तो आप इस पर टिक कर दिए यहाँ पर। डी क्या है, द हेड एलिमेंट इज सिंपली अ कंटेनर ऑफ ऑल अदर डैश एलिमेंट्स। मैंने बताया था हेड जो एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, सिंपली जो सारे हेडर एलिमेंट्स होते हैं उसका वो कंटेनर होता है। फिर बाद में जब सारे हेडर एलिमेंट हम लिख चुके होते हैं उसके बाद हम हेड भी क्लोज करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है। तो इसी तरह से हमारा हेड एलिमेंट्स क्या होता है, कंटेनर होता है सारे हेडर एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इस पर आप टिक कर दिए। ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा फर्स्ट, सी का 2, डी का 2। तो ये आप टिक कर दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। अब आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पर। तो बच्चों इसे हम अभी लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। यहाँ पर पहले ए है, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ एन डैश टास्क। ये कह रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना कैसा टास्क है बच्चों। तो हमने बताया था ये आपकी बुक की लाइन है, बस इज़ एन ईजी टास्क, एक आसान टास्क है। कैसा टास्क है, ईजी टास्क है, EASY ईजी।
पहले में इजी लिख दिए। बी क्या है, मार्कअप लैंग्वेज एक्सप्लेन हाउ डैश फंक्शंस। ये कह रहे हैं मार्कअप लैंग्वेज ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे फंक्शन करता है, क्या चीज़ फंक्शन करता है, किसका फंक्शंस बताता है। हाउ HTML फंक्शंस, HTML कैसे फंक्शंस करता है ये बताता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या बताता है कि HTML कैसे फंक्शंस करता है, HTML का फंक्शंस बताता है वो। तो पहले में ईजी, दूसरे में HTML। सी क्या है हमारा, वी डैश हाइपर टेक्स्ट वाइल क्लिकिंग अ लिंक इन अ वेब पेज। ये कह रहे हैं बच्चों, जब हम किसी वेब पेज पे कोई लिंक दी होती है, जब उसे हम क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम हाइपर टेक्स्ट को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। UTILIZE, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। वी यूटिलाइज हाइपर टेक्स्ट वाइल क्लिकिंग अ लिंक इन अ वेब पेज। वेब पेज पे कोई लिंक अगर हम क्लिक करते हैं बच्चों तो उसका मतलब होता है कि हम हाइपर टेक्स्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। डी क्या है बच्चों, नोटपैड। नोटपैड इज़ द मोस्ट डैश कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ये कह रहे हैं नोटपैड जो है सबसे मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सिंपल टेक्स्ट एडिटर का। सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो हर किसी के कंप्यूटर में होता है उसमें सबसे ज़्यादा लोग बाग क्या यूज़ करते हैं, नोटपैड यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। ई क्या है हमारा, हाइपरटेक्स्ट रिफर टू द मैनर इन विच डैश पेजेस आर लिंक टुगेदर। ये कह रहे हैं हाइपरटेक्स्ट किसे रिफर करता है, उस मैनर को, उस तरीकों को रिफर करता है जिस तरीके से, जिस हिसाब से, जिस तरीके में हमारा वेब पेज जो होते हैं वो लिंक होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। लिंक टुगेदर, आर लिंक टुगेदर, वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर, WEB, वेब लिखा है बच्चों ये, ठीक है। एफ है हमारा, वेब पेजेस आर नथिंग बट सिंपल डैश फाइल्स। ये कह रहे हैं बच्चों वेब पेजेस कुछ नहीं है, बस एक सिंपल क्या है, HTML फाइल्स हैं। क्या है, सिंपल HTML फाइल्स हैं। तो यहाँ पर HTML लिख लिए। जी है हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एन HTML डॉक्यूमेंट्स बिगिन एंड एंड्स विद डैश एंड डैश टैग्स। ये कह रहे हैं हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो शुरू किससे होता है और ख़त्म किससे होता है। तो हमने बताया था HTML डॉक्यूमेंट शुरुआत इससे होती है, ठीक है, ओपन HTML से, एंड फिर ख़त्म किससे होता है, जब हम HTML बंद कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं, हमारा क्लोज HTML टैग से ख़त्म होता है। तो ये दोनों टैग हमारे, ये ओपन के लिए हमारा, ये किसके लिए, क्लोज के लिए, ठीक है। इससे स्टार्ट, इससे एंड होता है। अब नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ है हमारा एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, ट्रू फॉल्स आपके देने हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी जगह नहीं है, ट्रू फॉल्स पूरा लिखेंगे तो TF यूज़ करेंगे हम। ए है हमारा, HTML लैंग्वेज इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये कह रहे हैं हमारी जो HTML लैंग्वेज है बच्चों, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वो मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। तो हमने HTML, इसकी फुल फॉर्म ही यही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये मार्कअप लैंग्वेज ही कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। पहला क्या है, ट्रू। बी क्या है हमारा, ईच टैग कंसिस्ट ऑफ अ टैग नेम। ये कह रहे हैं हर टैग जो है उसका अपना खुद का एक टैग नेम है। तो बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था हर टैग का टैग नेम है। यू टैग जो था उसे कहते हैं अंडरलाइन, उसके बाद इटैलिक, बोल्ड, पैराग्राफ, सबके हमने अलग अलग नाम पढ़े थे अभी, ठीक है, और सबके टैग्स होते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। सी क्या है, टैग एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये कह रहे हैं बच्चों जो टैग और एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने बताया था HTML के अंदर नहीं, किसके अंदर होते हैं वो, HTML के अंदर नहीं, XHTML के अंदर होते हैं। वो आगे आप पढ़ेंगे XHTML क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स बात है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर F लिख दिए। डी है हमारा, वी शुड नॉट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर ईच पेज दैट वी राइट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट। ये कह रहे हैं हमें जो है स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए टाइटल फॉर ईच पेज, हर पेज के लिए जो कि हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इनसाइड द टाइटल एलिमेंट। अगर हम टाइटल एलिमेंट लिख रहे हैं तो टाइटल तो हमें स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमें टाइटल नहीं पता चलेगा, तो लोग बाग को टाइटल नहीं पता चलेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। अगर मैंने लिखा साइंस प्रोजेक्ट, तो साइंस प्रोजेक्ट वहाँ पर लिखा होगा तभी तो लोग बाग समझ पाएंगे कि हाँ इसके अंदर साइंस प्रोजेक्ट है। तो वो टाइटल देना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, देना ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ई क्या है, द टाइटल एलिमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली द टेक्स्ट फॉर द टाइटल एंड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं जो टाइटल एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल के ही टेक्स्ट लिखे होने चाहिए, टाइटल के लिए ही टेक्स्ट होने चाहिए, ना कि दूसरे एलिमेंट्स के लिए टेक्स्ट, जो दूसरे एलिमेंट्स के टेक्स्ट हैं वो उसके अंदर लिखे जाएँ। तो बिल्कुल ट्रू बात है। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, पाँचवा ट्रू। TTFFT ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका जो लास्ट एक्सरसाइज बची है वो क्या है हमारा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज 2 है हमारा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर बार की तरह बच्चों आपको ये किस में करना है, कॉपी में करना है। तो ए क्या है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर। ये कह रहे हैं बच्चों बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर के बीच में डिफरेंशिएट किया करिए, फ़र्क क्या है दोनों में। तो पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70 पर इसका आंसर गिवन है। आंसर नंबर ए कहाँ पर है, पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70। तो पेज नंबर 69 यहीं पर हमारा है, देखिए
पेज नंबर 69। तो पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर। बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर के बारे में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले 69 पे हमारा फॉन्ट कलर है और बैकग्राउंड कलर 70 पे है। तो पहले 69 पे आइए, यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यू मे सेट एनी फॉन्ट कलर, यू प्रेफर यूटिलाइजिंग कलर एट्रीब्यूट, यू मे स्पेसिफाई द कलर दैट यू विश बाई आइदर द कलर नेम और हेक्साडेसिमल कोड फॉर द कलर। चेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ HTML कलर नेम विद कोड्स। यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, मगर ये बताना पड़ेगा आप लिख क्या रहे हैं। तो इसका नाम तो लिखना पड़ेगा फॉन्ट कलर, उसके बाद ये डबल डैश देने के बाद यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखने के बाद उसके बाद आपको एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल क्या देनी है बच्चों, एग्जाम्पल ये देनी है। एग्जाम्पल लिख के फिर ये दोनों एग्जाम्पल देनी है यहाँ तक। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर, क्या हो गया आंसर नंबर, क्या हो गया फर्स्ट हो गया। यहाँ से लेकर आंसर नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से शुरू है, ठीक है। आंसर नंबर आई थिंक ए है हमारा, फर्स्ट नहीं है, ए है हमारा। आंसर नंबर ए है तो हम यहाँ पर ए ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर नंबर ए। ये आपका आंसर नंबर ए है, फर्स्ट नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, ABCD है। तो यहाँ पर लिख दिए ए। कहाँ से है, यू मस्ट से लेकर पूरा कलर तक। उसके बाद कलर के तक लिखने के बाद इसी में एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देंगे फॉन्ट कलर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक, फिर अगली लाइन में ये वाले एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमने कोड यूज़ किया है, यहाँ पर हमने नेम यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड यूज़ किया है, यहाँ पर कलर नेम यूज़ किया है। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने फॉन्ट कलर की डेफिनेशन लिखी है। तो ए का हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये ए का हमारा पहला पॉइंट हुआ, तो हमने एक पॉइंट बना दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पे है बैकग्राउंड कलर। दो क्वेश्चन है ना, देखिए एक हमारा क्या है यहाँ पर, एक पूछा है इन्होंने बैकग्राउंड कलर, एक कुछ पूछा है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर हमने बता दिया, अब बैकग्राउंड कलर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर का 70 पर गिवन है। इट सेट्स द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, देयर आर 3 मेन कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। टू स्पेसिफाई अदर कलर्स यू सिंपली हैव टू गिव द नेम ऑफ द कलर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, ये पहले लिखेंगे, उसके बाद डबल डैश करने के बाद यहाँ से पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आप ये सिंटैक्स दे देंगे। ये सिंटैक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिंटैक्स देना है। मतलब सिंपल पूरा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ऐसे के ऐसा। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है हमारा आंसर नंबर ए है। क्या है, ये भी आंसर नंबर ए है, मगर ये इसका दूसरा पॉइंट है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ी बड़ी है, तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल भी लगा देते हैं। स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के लिए अगर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो इससे क्या करना है हमें, ऐसा करिए स्टूडेंट्स, इसे रहने दिए, ठीक है। यहीं तक हमारा आंसर नंबर ए कंप्लीट है, यहीं तक कंप्लीट है। आंसर नंबर ए का सेकंड पॉइंट हो गया बैकग्राउंड कलर का। यहाँ से लेकर पूरा बच्चों यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, ये नहीं, ये नहीं, इसके नीचे वाला नहीं, ऊपर ऊपर तक। और इससे पहले वाला जो हमारा फॉन्ट था, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर का हो गया। यहाँ पर हमारा हो गया फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर ए यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा फॉन्ट कलर का, और बैकग्राउंड कलर का तो मैंने यहाँ पर टिक लगवाई दिया है। फिर एक्सरसाइज पे आइए दोबारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर बी क्या है। तो इसका आंसर सही से आपके बुक में दिया नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ पैराग्राफ अलग से दिया नहीं है इसका आंसर, तो हमने इसका आंसर खुद कर दिया है कॉपी में और आपको इसका आंसर दिखा दे रहे हैं। पहले आप इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन आई एंड बी। तो हमें पता था इटैलिक और बोल्ड है, ठीक है। ये टैग हमारा इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को, ये क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है। तो इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, तो जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करना है। पार्ट 7 8 है, पार्ट 7 8 लिख दिया मैंने। चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 लिखा। अंडरस्टैंडिंग HTML यानी उसका नाम लिखा चैप्टर का। यहाँ पर क्या करना है, आपको डेट लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। उसके बाद एक्सरसाइज 2 है हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज कौन सी है, 2 है ना, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर ए मैंने आपको करा दिया है, वो करने के बाद पूरा जितने भी पेज में आए, जितनी भी जगह में आए, वो करने के बाद क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन आई एंड बी। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर बी उतारा नहीं है, आपको उतार लेना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखने के बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आई एंड बी, फुल स्टॉप। आंसर नंबर बी लिखा है, आपको आंसर नंबर बी फ़ौरन देख लेना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन आई एंड बी इज़ एज फॉलो। आई टैग का क्या है, दिस टैग विल इटैलिसाइज द टेक्स्ट इनसाइड द टैग। ये टैग क्या करेगा, जो टैग के अंदर का टेक्स्ट होगा उसे इटैलिक कर देगा। क्या कर देगा, इटैलिसाइज कर देगा, मतलब इटैलिक कर देगा। बी क्या है बच्चों, यहाँ पर बी टैग हमारा क्या है, इसे मैंने ऐसे 2 डबल डॉट करके फिर यहाँ लिखा, दिस टैग विल
बोल्ड द टेक्स्ट इनसाइड द टैग। ये टैग क्या करेगा बच्चों, बी टैग क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट के अंदर, जो टैग के अंदर के जो टेक्स्ट होंगे उसे बोल्ड कर देगा। क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। बोल्ड मतलब आउट नहीं कर देगा, बोल्ड बना देगा, बोल्ड लेटर लिखे हुए आएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, वो आपको मैं बुक में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी और डी मैंने बुक में टिक लगा रखे हैं। हाउ कैन यू क्रिएट पैराग्राफ द पी एलिमेंट। ये करें बच्चों, आप क्रिएट पैराग्राफ यानी जो पैराग्राफ है उसे आप पी एलिमेंट जो है उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आंसर यहीं से टिक लगाऊंगा। पहले यहाँ से लिखेंगे वी कैन क्रिएट, देखो मैंने यू हटा दिया है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आंसर यहीं से, आंसर यहीं से शुरू होगा। हम लिखेंगे पहले वी कैन क्रिएट पैराग्राफ द पी एलिमेंट एज फॉलो। क्या, वी कैन क्रिएट पैराग्राफ द पी एलिमेंट एज फॉलो। एज फॉलो के बाद ऐसे करेंगे, फिर बाकी जो आंसर है वो पेज नंबर 67 पर है। शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। वी कैन क्रिएट पैराग्राफ द पी एलिमेंट एज फॉलो, उसके बाद ऐसे डॉट करने के बाद पेज नंबर 67 पर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर सी का पेज नंबर 67 ओपन कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हमने यहाँ पर लगा रखा है। देखिए एज फॉलो के बाद यहाँ से लिखेंगे द पी एलिमेंट ऑफर्स अ मीन्स of to structure your text. Even paragraph of text must go in between an opening P and closing P tag as displayed below in the following example. फिर आप यहाँ से लिखेंगे HTML body P, here is paragraph of text, इतना, इसे क्लोज कर देंगे। फिर पैराग्राफ दोबारा, हेयर इज़ अ सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, इसे भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये लाइन गलत दे दी है आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ तक करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्लोज कर दिया है, ये आपको नहीं लिखना है इसमें। क्या, ये नहीं लिखना है, ये वाली लाइनें नहीं लिखनी है, ये वाली लाइनें नहीं लिखनी है, दोनों लाइनें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन में से लिखाया वो लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद ये आपकी एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है ना टैग इज डिस्प्लेड बिलो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो गई, जो हमने यहाँ पर बात करी जिस एग्जाम्पल की वो यहाँ से शुरू हो गई। पहले लिखेंगे HTML, फिर बॉडी, फिर पैराग्राफ दिया आपने क्लोज करा, फिर पैराग्राफ दिया, फिर क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज की। उसके बाद बॉडी क्लोज करने के बाद लास्ट में हमें HTML क्लोज करना होता है, तो यहाँ पर HTML हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ था तो ऐसे ही हम सही कर देंगे इसे, ठीक है। इस तरह से HTML यूँ करके क्लोज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर लिखने के बाद एक लाइन जो लास्ट में लिखनी है वो क्या है, यू मे यूटिलाइज अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन योर पैराग्राफ ऑल्सो। क्या, यू मे यूटिलाइज अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन योर पैराग्राफ ऑल्सो। अगर मैं ऑल्सो नहीं लिखता तो ये वाली एग्जाम्पल भी मुझे देनी पड़ती, इसलिए मैंने ऑल्सो लिख दिया है। और यहाँ पर आंसर नंबर सी कंप्लीट हो गया। ये दोनों लाइन मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मत लिखिएगा, ठीक है। आंसर नंबर सी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पेज नंबर हमारा कौन सा है, देखिए पेज नंबर 67 है। ओके स्टूडेंट्स, पहले आपने बुक से लिया, यहाँ से पहले देख लिए क्वेश्चन क्या लिखेंगे, वी कैन क्रिएट पैराग्राफ द पी एलिमेंट एज फॉलो। एज फॉलो के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, एज फॉलो के बाद द पी एलिमेंट ऑफर से लेकर पूरा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली लाइन लास्ट में लिखेंगे ऑल्सो तक, और यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। उसके बाद आंसर सी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी एंड टाइटल। ये करें, बॉडी और टाइटल के बीच में डिफरेंशिएट करिए बच्चों। पेज नंबर 65 और 66 पर मौजूद है इसका, ठीक है। पेज नंबर 65 और 66 पर है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी एंड टाइटल। बॉडी और टाइटल टैग के बीच में बताना है हमें, डिफरेंशिएट करना है। पेज नंबर 66 और पेज नंबर 65 पर देखिए पहला हमारा है टाइटल, तो पहले हम टाइटल वाले लिख लेते हैं। द टाइटल एलिमेंट आंसर नंबर डी का हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ से यू मस्ट स्पेसिफाई से लेकर पहले यहाँ तक, कहाँ से, यू मस्ट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर ईच पेज दैट यू राइट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट। उसके बाद दिस एलिमेंट इज अ चाइल्ड ऑफ द हेड एलिमेंट, इट इज़ यूटिलाइज इन मैनी वेज, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ यहाँ तक लिखने के बाद हेड एलिमेंट, उसके बाद हेड एलिमेंट के बाद यहाँ तक यूटिलाइज इन मैनी वेज नहीं करना है, ये वाले वर्ड हटा दिए, ये वाला सेंटेंस हटा दिए। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद कहाँ से, यू मस्ट से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद, हेड एलिमेंट से यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से इट इज़, यहाँ तक फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर आई कैपिटल ले लीजिएगा। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू यूज़ अ टाइटल दैट एक्चुअली एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ योर साइट। द टाइटल एलिमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली द टेक्स्ट फॉर द टाइटल एंड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा आंसर नंबर डी का पहला स्टार्ट हुआ टाइटल एलिमेंट के बारे में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक लिखा। फिर इसी के बाद ही हमें यहाँ से लिखना है, ये मतलब ये बीच की लाइनें छोड़ देनी है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है तीनों, अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये भी कर सकते हैं, मगर आंसर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने सिंपल बस ये वाली लाइन हटा दी है। तो यू से लेकर पहले एलिमेंट तक, फिर इसी में जोड़ दिएगा आप इट से लेकर
एलिमेंट्स तक। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर नंबर डी का हमारा यानी टाइटल के बारे में हो गया। डी का फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ तक, एलिमेंट्स तक। बीच में जो हमने नहीं टिक कराया है, जिस पे हमने अंडरलाइन नहीं किया है, वो नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है टाइटल वाले की, ठीक है, टाइटल एलिमेंट की एग्जाम्पल। हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द टाइटल टैग हेड, फिर टाइटल HTML बेसिक्स टैग टाइटल, उसके बाद हेड। हेड यहाँ पर ओपन किया है ऊपर, बल्कि यहाँ लिख सकते थे हम, तो हेड इन्होंने यहीं ओपन करके दिखा दिया, उसके बाद लास्ट में हेड क्लोज कर दिया। आंसर नंबर डी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया उसके एग्जाम्पल के साथ। टाइटल हो गया हमारा। अब आया बॉडी एलिमेंट। 2 क्वेश्चन थे ना इसी के अंदर, बॉडी और टाइटल के बारे में पूछा था। अब बॉडी के बारे में बता दे रहे हैं। बॉडी के बारे में पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। उसके बाद आपको बच्चों ये पूरी एग्जाम्पल देनी होगी, वरना ये आंसर अधूरा रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया ये। पहले हमने पहला पॉइंट लिखा था जिसमें हम टाइटल के बारे में लिखा था, अब ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसमें हमने बॉडी के बारे में लिखा। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उसमें एग्जाम्पल देंगे, ये पूरी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी आपको यहाँ तक। आंसर नंबर डी सेकंड पॉइंट इसका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पर एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ट्रू फॉल्स और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं, ठीक है। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा टिक द करेक्ट भी देख लिया, अब टिक द करेक्ट भी हमने कर रखा है। अब इसके कंटेंट पे आ जाइए, हम आपको इसका सिलेबस दोबारा से एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। तो बच्चों, हमने पहले आपको बताया था कि PA2 में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 8 आएगा और चैप्टर नंबर 9 आएगा। चैप्टर नंबर 8 हमने 2 पार्ट में किया है, और कितने पार्ट हैं वो, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 8 हमारा कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग HTML। हमने इसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमारा एक नई लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, जिससे हम क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो पार्ट नंबर 7 हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था। आज जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो पार्ट नंबर 8 हुआ है, और फाइनली दोनों पार्ट मिला के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा बाकी रह गया बच्चों, वो क्या है हमारा? मोर ऑन HTML पार्ट नंबर 9 एंड 10। ये भी हमारा 2 पार्ट में करेंगे हम, क्योंकि अगर एक पार्ट में करेंगे तो वीडियो बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको जो हमने एक क्वेश्चंस कॉपी में कराया था वो आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पॉज करके वीडियो आप इसे दोबारा से देख लिए। ये हमने इसमें सिंपल डिफरेंस बताया था अंडर इटैलिक और बोल्ड टैग के बारे में। तो इटैलिक को हम आई से डिनोट करते हैं, बी से हम करते हैं, और बोल्ड को करते हैं बी से। हमने इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिख दिया था। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने डेट बताया था। डेट कौन सी लिखनी होती है आपको? जो बुक में होगी और जो कॉपी में होगी सेम डेट होगी। किस दिन की होगी? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है उस दिन की। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के लिए अस्सलाम वालेकुम।